नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल का DTP रिश्वत कांड, क्या वो किताबों के अंदर दबा दिया गया है? क्या उस मामले के अंदर आगे कुछ कार्रवाई होने वाली है? क्या इस मामले में बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया गया है और छोटी मछलियों को फंसाया गया है? ये सब दावे असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी लगातार करते आ रहे हैं, सवाल पूछते आ रहे हैं, जिन सवालों का जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया। अगर बात करें हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति की, तो इस समय हलचल काफ़ी तेज है। प्रदेश अध्यक्ष कब तक बदले जाएंगे, बदले भी जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, इसके ऊपर भी जो सवाल है उनके जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि असंध से कांग्रेस विधायक है। उनसे बातचीत करने के लिए उनके करनाल निवास पर। गोगी साहब, सबसे पहले करनाल का DTP रिश्वत कांड है, DTP गिरफ्तार हो गया, उसका ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, तहसीलदार गिरफ्तार हो गए, अब क्या रह गया है जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जांच ठीक नहीं हो रही? ये DTP रिश्वत कांड के जगह DC रिश्वत कांड नाम होना चाहिए। नाम ही गलत है। जो असली मालिक है जिले का, अगर उसके पूछे बगैर इतना बड़ा घपला हो गया, उसके बिना जानकारी के हो गया, तो या तो फिर वो DC रहने के लायक नहीं था और या वो शामिल है। और आज ही मेरे को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कुछ लोगों ने बताया, मेरे को कंफर्म बात नहीं है, कि DC को विजिलेंस ने नोटिस दे दिया है। अब ये कंफर्म करोगे आप, कब करोगे? लेकिन मेरे को ये भी पता लगा भाई DC तो ऊपर दिल्ली तक की हाई कमांड के पैर पकड़ाया। भाई सेवा ही करनी है, BJP को माल चाहिए, इनके खाते में माल दे दो, चाहे सारे देश को बेच के खा जाओ, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका राष्ट्रवाद यहीं तक सीमित है। सर, ये जो बात निकल कर सामने आ रही है कि DTP ने 9 करोड़ रुपए जिन 2 डीलर्स को दिए थे, उसमें से एक बताया जा रहा है कि BJP के साथ भी जुड़े हुए हैं, उन दोनों से 9 करोड़ की रिकवरी करने की जगह, यानी डिस्क्लोजर में तहसीलदार का नाम था, तहसीलदार को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसी डिस्क्लोजर में उन 2 लोगों का नाम आता है जिनके पास 9 करोड़ थे, उनको सरकारी गवाह बना लिया। पैसे कहाँ गए? पैसे जो है, अगर वो BJP के खाते में गए हुए हैं तो या बाद में BJP के खाते में चले गए होंगे। रिकवरी ये नहीं करेंगे किसी भी रिपोर्ट की। 7 साल में 7.5 साल हो गए सरकार को। आप मेरे को एक भी ऐसा कांड बताओ, चाहे वो रजिस्ट्री कांड हुआ हो, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, और सबको पता है शराब घोटाला लॉकडाउन के अंदर हुआ, सरकारी अफसरों ने किया, किसी और ने किया नहीं है, या सरकार ने ही किया है। उसके बाद HPSC का घोटाला हुआ, आपके यहाँ NOC का घोटाला हुआ, अब आपके सामने ये घोटाला। किसी घोटाले की 7.5 साल में कभी रिपोर्ट पढ़ी आपने, या आपने किसी अफसर को अंदर जाते देखा? ये तो SC को भी जब पकड़ा है, जब DC के ऊपर सीधी बात चली गई तो मामले में मोड़ देने के लिए, नहीं तो DTP से पहले SC पकड़ा गया था नोट गिनता हुआ। और ये भी शायद इतिहास में पहली बार है भी HPSC के सेक्रेटरी के दफ्तर से ही 2.5 करोड़ रुपए मिल गए। एक गोगी साहब, पैसों की बात हो रही है, सबसे पहले IBN 24 ने यह दावा किया था कि जब DTP की गिरफ्तारी हुई है तो वहाँ से 3 बैग लेकर विजिलेंस निकली थी, तीनों नोटों के भरे हुए थे। हमने 2 करोड़ 45 लाख रुपए का दावा किया था कि 2 करोड़ 45 लाख रिकवर हुए उनके घर से, लेकिन विजिलेंस ने वो पैसे बताए कि लगभग 78 लाख रुपए मिले हैं। अब 2 दिन पहले JP शेखपुरा है, उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि उनके पास सबूत है कि 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं। ये मामला क्या है? बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी पैसे BJP में होंगे। जब जांच को कौन दबवा रहा है? आप लोगों ने, मीडिया वालों ने यहाँ के मौजूदा MP से पूछा और वो एकदम बुखला गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है, जब उसी से साहब, मैं उसी बॉडी लैंग्वेज से कह रहा हूँ, वो कहता मेरे पे पर्चा दर्ज कर दो। अरे अगर मेरे को कोई पूछे आके भी आपने भ्रष्टाचार किया है, जब मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, चाहे सारा कोई आ जाओ, क्यों मेरे पे पर्चा दर्ज करो भाई? क्यों? और वो कहता है जी मेरे पे पर्चा दर्ज कर दो, मेरे अंदर कर दो। अरे जब माल खा रखा है तो अंदर होना ही होना है, आज नहीं तो कल। और देखो, सबसे बड़ी कमी है मुख्यमंत्री की, चाहे आप DC का नाम लो, किसी का लो, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार है कि नहीं, ये अब लगता नहीं है। ईमानदार हो तो दिखाई भी देना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहते तो जब दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो ये दे रहा है कि मतलब पूरे के पूरे घपड़े में मुख्यमंत्री संलिप्त है।
चाहे वो आरएसएस को पैसे दे रहा है, चाहे वो बीजेपी को दे रहा है, किसको फीड कर रहा है ये तो मुख्यमंत्री बता सकता है। विधायक जी, जो मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाने की बजाय एज ए मुख्यमंत्री ये उसका ड्रॉबैक है, उसका फेल्योर है। विधायक जी, आप यानी कि अब तो पहले मैं ही सवाल उठाता था कि आप यहाँ बड़ा बोलते हैं, हमारे कैमरे बोलते हैं, विधानसभा में तो सवाल नहीं उठाते। आपने विधानसभा में भी सवाल उठाए, कार्रवाई फिर नहीं होती। नीरज शर्मा जी का इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं सवाल उठाते, कार्रवाई नहीं होती, और उधर से नारा आता है कि भ्रष्टाचार का काल, मैं मनोहर लाल। ये करनी और कथनी में फ़र्क है, लगता नहीं ऐसा आपको? काल कितनी तरह के होते हैं। एक काल है जो न्याय करता है, एक काल है जो दूसरों को ग्रस्त करता है और ग्रास कर लेता है उनका। तो ये बीजेपी और आरएसएस वो काल है जो इस देश का ग्रास कर रही है, ये न्याय नहीं कर रही है। काल तो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जो भी गलत करता है उसको सजा देता है वो। तो लेकिन ये दूसरा रूप है कोई काल का। इन्होंने पूरे देश के अंदर कैसा माहौल बना दिया। तो पब्लिक क्यों समझ नहीं पा रही है? आप यानी कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे पब्लिक को। पब्लिक सुनती आपकी ज़रूर है, वोट जाके फिर बीजेपी को देके आती है। इसका मतलब पब्लिक राज से खुश है, पब्लिक को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो आप दावे कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, पब्लिक को इन्होंने एक माया जाल में फंसा लिया और उसमें मीडिया का भी हाथ है जी। कौन सा जो मीडिया का जो नेशनल मीडिया है जी, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है जी। ये तो अगर मीडिया थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो ये सोशल मीडिया ने बचा रखा है, जिसमें आप छोटे लोग आते हो। वरना नेशनल मीडिया में आप बताओ कि कहीं भी कोई बात हो तो सब मतलब जैसे देश ही आरएसएस है, और आरएसएस अगर देश है तो फिर भारत देश नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सांप्रदायिकता संस्कृति का चोड़ा ओढ़ लेती है ना तो समझ लो देश का नाश होने वाला है। अब आरएसएस ने वही काम कर रखा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति का नाम लेके दे रहे हैं। बताओ भाई क्या खतरा है। जिन देशों में 1% भी हिंदू नहीं है वो तो खुश रह रहे हैं, मुसलमानों के देशों में। और हमारे देश में 80% हिंदू है, उनको खतरा है। मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, और खतरा उनकी कुर्सी को है। इसलिए वो आम जनता को बका के रखते हैं, उनको डरा के रखते हैं। और यही सबसे बड़ा जुल्म है। ये भी व्यवहार में इतनी बड़ी बेईमानी है जिसकी सज़ा परमात्मा जरूर देगा इनको। अगर कृष्ण भगवान की गीता सच है मेरे हिसाब से वो कभी झूठ नहीं हो सकती, और कृष्ण भगवान की हर बात सच्ची होगी। और मैंने विधानसभा में कहा था, मगर खट्टर साहब ये गीता का उपदेश आप लोगों को पढ़ाते हो, ये आप पे भी लागू होगा। ये इंडिविजुअल उपदेश है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो इसकी सज़ा इनको आपके देखते देखते मिलेगी, और आप देखना ऐसी सज़ा मिलेगी कि दुनिया थूकेगी इनके ऊपर। इस देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिक को कपड़ों से टोपी से पहचाने, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। विधायक जी, जो लोगों में भी नज़र आ रहा है कि एक धर्म का नशा हो गया है। ऐसा लगता है कि आज से पहले लोगों को धर्म के बारे में पता नहीं था, पिछले 7 साल में काफ़ी ज्ञान हो गया धर्म के बारे में। इसका कितना यानी कि आप मानते हैं कि जो आज के समय में बीजेपी के लिए जो लोगों ने धारणा बना ली है कि शायद लोगों को जागृति बीजेपी ने किया, क्योंकि पहले बीजेपी के नेताओं का भी दावा है कि लोगों को धर्म के प्रति, हिंदू को जगा ही हम रहे हैं, हिंदू अब जाग गया है। नहीं, हिंदू को बर्बाद करने का रास्ता बीजेपी ने और आरएसएस ने ही पैदा किया है। कैसे? और हिंदुस्तान को भी नाश करने का रास्ता यही लोग अपना रहे हैं। आप मेरे को ये बात बताओ भाई, इस हिंदुस्तान में पहले लोग नहीं रहते थे? पहले हिंदू भी यहीं रहते थे। और हिंदू जब कन्वर्ट होकर दूसरे धर्मों में गए उस टाइम कहाँ थे ये ठेकेदार? और जब से ये, आप मेरे को बताओ, ये मुसलमानों के भी खिलाफ हैं, ये सिखों के भी खिलाफ हैं, हर चीज़ के खिलाफ हैं, ईसाइयों के भी खिलाफ हैं। कभी आपने अंग्रेजी सरकार के बारे में इनका बयान सुना कोई? क्योंकि उनके चमचे थे, उन्हीं ने ये आरएसएस पैदा करी थी, उन्होंने हिंदू महासभा बनाई थी, तो उनका साथ दिया इन्होंने जाति की लड़ाई के टाइम। कभी आपने एक लफ्ज़ सुना अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इनसे? कभी? 7.5 साल 8 साल में आप मेरे को बताओ कभी इन्होंने कहा हो भी अंग्रेजों के राज में ये गलत हुआ था, उसका बदला लेंगे हम? मतलब अडवाणी जी अगर जिन्ना की मजार पे जाएं तो वो देशभक्त है।
अगर एक आम आदमी लाल किले पे जाके कह दे भी मेरे हाथ में झंडा है और मैं ये पोल पे बांधूंगा, किसी ने राष्ट्रीय झंडा तो नहीं छेड़ा। तरीका गलत हो सकता है। उस टाइम उस मूवमेंट को दबाने के लिए, अपने सत्ता को बरकरार रखने में और लोगों को पोलराइज करने के चक्कर में ये बदनाम कर देना कि ये सिखों का निशान साहब जो है ये देशद्रोही है, ये खालिस्तान का झंडा है, ये वो है, ये खालिस्तान का झंडा है जो आज मोदी जी सिर पे बांध के लाल किले से भाषण दे रहे हैं। और उसी गुरु तेग बहादुर को, जिसकी कुर्बानी की वजह से आज हिंदुस्तान है, मैं ये तो नहीं कहता कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने अपना बलिदान मैं कहता हूँ किसी के लिए नहीं, उन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया, मैं मानता ही नहीं। क्योंकि जो सिख गुरु थे उन्होंने मानवता के लिए काम किया है। अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार भी उठाई तो जुल्म के खिलाफ उठाई, उससे पहले किसी ने तलवार नहीं उठाई। जुल्म जब इतना बढ़ गया तो उनके खिलाफ लड़ने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। हिंदू का मेरा जो मैं हिंदू का लफ्ज़ यूज करता हूँ, मेरा मतलब RSS। हिंदू तो हम सारे ही हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू होने में, हिंदू कहलवाने में किसी को कोई शर्म नहीं है। और फिर धर्म जो है उसका मतलब सत्ता से, इन चीज़ों से क्या लेना देना, हो तो आत्मा का संबंध है उससे। तो धर्म को आप लोगों को, मैंने विधानसभा में भी कही थी ये बात, एक धर्मांतरण कानून बनाया है भाई, हमारा संविधान ही कोई धर्म नहीं मानता और हम संवैधानिक संस्था में बैठ के असंवैधानिक कानून पास कर रहे हैं। तुम्हारी ज़मीर मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है, ये बिल तो पास होगा क्योंकि मेजोरिटी का रौला है। लेकिन तुम्हारे पे आने वाले टाइम में काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में, और ये तुम आज कर रहे हो जो, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। गोगी जी, आप खुद एक सिख हैं, आपने अभी एक बात बोली कि जो बीजेपी सरकार है या RSS है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमानों, सबके खिलाफ है। लेकिन अभी हाल ही में 4 दिन पहले ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल किले से उन्होंने एक भाषण दिया, अमित शाह थे, उन्होंने भाषण दिया, एक डाक टिकट बाकायदा गुरु तेग बहादुर जी की जो याद में जारी किया गया, एक 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। आज हरियाणा सरकार ने पानीपत के अंदर एक यानी अपने आप में ऐतिहासिक समागम किया। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सिखों के खिलाफ है? देखो, जब किसान आंदोलन था वो लोकतांत्रिक था, उसमें सिखों को देख के उनको खालिस्तानी और आतंकवादी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था। कानून कहाँ गया था? ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी, आंदोलन जी भी बोला था। फिर तो वही मैं कहता हूँ कि वही निशान साहब लाल किले पे गया तो वो खालिस्तानी और आतंकवादी हो गए। अगर वो एक निशान साहब मत्थे पे बांध के, सिर पे बांध के मोदी जी वहाँ चले गए तो देशभक्त हो गए। तो ये देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, ये जनता को देखना चाहिए। अगर सिख भी हिंदुस्तान में गद्दार है तो फिर यहाँ का वफादार कोई नहीं है। सिखों ने तो हमेशा कुर्बानी दी है। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन इतिहास जो है वो गवाह है इस बात का, ठीक है ना। अब ये तो जो आपने बताया भी सिक्का घोषित किया, ये किया, ये किया, ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। जो किसान आंदोलन में सिख नाराज हुए थे उनको चारा डाला जा रहा है भी, उनको खुश कर लेंगे, वोट लेंगे। आप आज की देखो जाके कितने असली सिख थे, कितने लोगों को नकली पगड़ी बंधा के वहाँ से। सिख बनाना बहुत मुश्किल है। गुरु अर्जन देव जी जब 5वीं पातशाही जो है, उनके पास एक बलवंता, संता और बलवंता 2 थे वो कीर्तन करने वाले। तो उन्होंने कहा भाई बाबा जी, आप हमारी लड़की की शादी है, आप हमारे को थोड़े पैसे दिलवा दो, सारे सिखों से 1-1 टका लेके दे दो। तो गुरु जी ने कहा भाई चल ठीक है। तो गुरु जी ने 4.5 टके दे दिए। वो कहता भाई तुम्हारी तो इतनी हज़ारों की संख्या में चेले हैं तेरे। उसने कहा भाई चेले होना अलग बात है, लेकिन सिख तो एक गुरु नानक हुआ है, एक गुरु अंगद देव हुआ, एक अमरनाथ हुआ, और उसके बाद रामदास हुआ, राधा मैं हूँ अभी, इसलिए 4.5 टके ले ले। सिख और सरदार होना बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं कहता हूँ RSS को मेरा चैलेंज है, जितना मर्जी जोर लगा ले, इन्होंने एक राष्ट्रीय सिख संगत भी बना रखी है लोगों को गुमराह करने के लिए, और ये सिखों के खिलाफ हैं। RSS की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की नहीं कर रहा मैं जी। हिंदू सिखों के खिलाफ नहीं है। RSS और बीजेपी मानसिक तौर पे सिखों के खिलाफ है। एक प्रवक्ता एक दिन टीवी पे बैठ के कह रहा है कि केरल और पंजाब हमारे लिए अभिशाप है। बीजेपी का प्रवक्ता, अभिशाप लफ्ज का मतलब क्या है?
कि पंजाब के सिख उनके लिए अभिशाप हैं, भी उनकी सत्ता नहीं है वहाँ। अरे ये सिख अगर इस हिंदुस्तान के लिए अभिशाप हैं तो फिर इस देश का कोई परमात्मा ही रखवाला है। ये असंध के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, अपनी बात को बड़ी प्रमुखता के साथ रखते हैं। आखिरी सवाल है गोगी साहब, कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी पतली चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो अभी कुमारी शैलजा हैं, जिनसे आपके भी अच्छे राजनीतिक और पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस्तीफा देने वाली हैं। चर्चा काफ़ी दिन से चल रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद आंकड़े ठीक नहीं बैठते आपके उनके साथ, और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। क्या लग रहा है आपको? देखो, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं हूँ कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस में कुछ ग्रुप हैं, लीडर कुछ हैं। इतनी बात सिर्फ आप बोलते हो, आपके अलावा कोई नहीं बोलता? नहीं, देखो, जब महात्मा गांधी के टाइम से ग्रुप हैं। जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन आपस में इलेक्शन लड़ते रहे जी। सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी के खिलाफ अपना कैंडिडेचर लेके आए थे, जीत गए। ग्रुपबाजी से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर हेल्दी संघर्ष हो तो पार्टी उससे मजबूत होती है। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। मैं शैलजा जी की इसलिए इज्जत करता हूँ कि मेरे को 40 साल के बाद एमएलए बनाने में, मेरे को टिकट दिलवाने में शैलजा जी का सबसे बड़ा हाथ है, और उनका मेरे ऊपर एहसान है। तो मैं एमएलए हूँ तो मैं किसकी इज्जत करूँगा? जो मेरा विरोध करेगा उसकी, या जो मेरी सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मैं ईमानदारी से उसके साथ हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हूँ। गुटबाजी कब खत्म होगी गोगी जी? गुटबाजी जैसी जब तक कांग्रेस ये जो कांग्रेस की हालत है आज, ये है ही गुटबाजी की तरफ से। चर्चा तो ये है कि 2019 में अगर ये गुटबाजी ना होती, अशोक तंवर अलग ना जाते, सुरजेवाला का रुख कहीं और ना होता, टिकटों का बंटवारा अगर हुड्डा और शैलजा बैठकर ठीक से करवा लेते, आज आपकी सरकार होती। ये लोग चर्चा करते हैं, और आप नजदीक भी थे कहीं ना। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम सबसे खतरनाक बात ये हुई कि पार्लियामेंट में 10 की 10 सीट हार गए, और हुड्डा साहब और उनका लड़का दोनों हार गए। तो मामला टोटल डिमोरलाइज हो गया। तो वो डिमोरलाइजेशन ने कांग्रेस को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस ने जीतने के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ा। किस लिए लड़ा फिर? ये जनता ने जिता दिए 31 आदमी। नहीं, फिर इलेक्शन किस लिए लड़ा? मैं अकेला आदमी था। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने गुलाम नबी जी को कहा कि सरकार आ सकती है, तो गुलाम नबी जी बोले तेरे नेता तो कहते हैं कि 12-14 सीट आएंगी, तू अकेला आदमी है जो कह रहा आके। और मैं कह रहा जी, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन मैं जब कांग्रेस, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा भाई, हुड्डा साहब का जो सोनीपत से इलेक्शन लड़ना था वो एक बहुत बड़ी गलती थी, और उस गलती की वजह से हमारे को 2019 का इलेक्शन जो है हम सत्ता में नहीं आए। वरना कांग्रेस जीतती, जनता चाहती थी, और आने वाले टाइम में भी कांग्रेस जीतेगी। ये छोटी मोटी बातें। और मैं तो हाईकमांड को आपके माध्यम से ये कहूँगा कि पहली बात तो प्रधान बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बदलना ही है, हाईकमांड मालिक है, कुछ भी कर सकती है जी। इसमें मतलब मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, वो बदलें। अगर बदलना ही है तो किसी कांग्रेसी को बनाए, मेरे जैसे को। तो हुड्डा साहब कांग्रेसी नहीं है? नहीं, जो गुटबाजी में या मतलब सौदेबाजी कर रहा हो। तो आप दावेदारी ठोक रहे हैं प्रदेश नहीं, मैं सबसे सीनियर कांग्रेसी हूँ। आप मेरा इतिहास उठा के देख लो। जितने भी यहाँ कांग्रेसी हैं, कोई एक आधा मेरे से कोई सीनियर हो तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो मेरे से सीनियर कोई कांग्रेसी नहीं है। मैं एमएलए लेट बना हूँ, लेकिन कांग्रेसी मैं सबसे पुराना हूँ। तो इस बार तो मैं मेरे को भी प्रधान बना दें तो कांग्रेस में से गुटबाजी मैं सारी खत्म कर दूं। ये आपका चैलेंज है या सुझाव है? नहीं, मेरी कांग्रेस के आगे अपील है, हाईकमांड के आगे अपील कर रहा हूँ। भाई हमारे से तो पूछ ही नहीं रहे हो। जो सबसे सीनियर, हम राजीव गांधी के चेले हैं, ऐसी कांग्रेस बना देंगे जैसे राजीव गांधी था ना, वैसी ही कांग्रेस दोबारा बना देंगे। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, हमारे जैसे जो राजीव गांधी के भगत हैं उनसे भी पूछ लेना चाहिए। हम ना पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे और ना पार्टी के साथ कोई सौदा करेंगे, सेवा करेंगे। पार्टी में ब्लैकमेल कौन करता है? ये हाईकमांड को पता होगा। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता। आप तो दावा कर रहे हो ब्लैकमेल ना। मैं कह रहा हूँ जो कोई करता हो, हम नहीं करेंगे। हम ही, हाँ, लोग करते हैं। मेरे को लगता है भी आपकी आवाज़ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचे, इस बार उनके फ़ोन में आपको IBN24 सब्सक्राइब करवा के आना पड़ेगा। नहीं तो मैं ही पहुंचा दूंगा। आप करोगे तो मैं उसको जब उस पर फेसबुक पे डालूंगा तो मेरा कांग्रेस से अप्रूव्ड है, अपने आप पहुंच जाएगा। अप्रूव्ड हो जाएगा। और आखिरी सवाल है गोगी जी,
पिछली बार 2019 के चुनावों में तो लड़ाई थी बीजेपी के साथ, इस बार तो आम आदमी पार्टी भी सामने टक्कर देगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाहे को लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, चाहे लोग बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। करनाल में ही काफ़ी लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या लग रहा है अभी अब इस बार दो पार्टियों से चुनाव लड़ना? एक भी आदमी का ऐसे का नाम बताओ जो इलेक्शन लड़ने के लायक हो। कौन सी पार्टी से? किसी भी पार्टी से। बीजेपी से भी लोग जा रहे हैं, कांग्रेस से भी जा रहे हैं, ये भी कांग्रेस बोलो से ना। भी बहुत सारे जा रहे हैं। हाँ। और वो जा रहे हैं जिनको कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा था। और वो थोड़ा, आप जब उनको टिकट नहीं मिलेगी, अब 20 आदमी चले गए, 20 को टिकट थोड़ी मिलेगी। करनाल में तो 5 ही सीट हैं, ठीक है ना। एमपी की तो पता नहीं पानीपत वाले को मिलेगी, यहाँ वाले को मिलेगी, किसको या कोई मिलेगी, बाहर से आ जाएगा, कोई बाहर से आ जाए जी। तो। लेकिन न हमारे पास हैं पंडित जी पहले ही तैयार हैं। तो इसलिए एमपी का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। कुलदीप शर्मा जी हमारे आदरणीय हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वो सारे के सारे फिर कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस में रहा हुआ आदमी कांग्रेस में ही रह सकता है। जितनी झकझक यहाँ मतलब सहन करती है ना हाईकमांड, इतनी और कहीं नहीं करते। अच्छा। और आपको बड़े बड़े नेता मैं दिखाऊंगा स्टेज के नीचे पर खड़े हुए दिखा करेंगे, जो स्टेज पे बड़े बड़े नेताओं को जगह नहीं देते थे ना कांग्रेस में, जाके कुर्सी पे बैठ जाते थे, वो आपको नीचे खड़े मिला करेंगे। आप देख लेना, आप जानते हो सब जी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं कहता हूँ ये, इसको आप चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कहो, 2024 से पहले इलेक्शन हो सकता है। ये हरियाणा का बीजेपी इतनी डरी हुई है, सेंटर के साथ ही इलेक्शन होगा और मोदी जी कभी भी इलेक्शन करा सकते हैं। इस बार चकमा देंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो बनेगी फिर बात बीजेपी? मानसिक तौर पे अंदर से ही बीमार हो गए वो। अब उनको पता लग गया भाई गलतियां इतनी होगी, वापस तो आ नहीं सकते। ये जो चला रखा है ना ये सारी जगह दंगे, ठीक है ना, ये इंसान की जो पैदाइश है वो परमात्मा ने करी है। अरे एक मैंने कविता पढ़ी थी, अबू बिन आदम, आपने भी पढ़ी होगी शायद, इंग्लिश में पोइम थी एक, वो हमारे सिलेबस में थी। उसमें वो कहता है भाई तू परमात्मा को पूछता है किसको तू प्यार करता है, तो हर आदमी सोचता है भी मैं परमात्मा को बहुत प्यार करता हूँ, मेरा नाम आएगा। एक आदमी का नाम आता है तो कहते हैं भाई ये तो कभी कहता ही नहीं भी मैं इसको परमात्मा को प्यार करता हूँ, भाई तेरा तो नाम ही लेता ही है। उसने कहा भाई इसको मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे बंदों को बहुत प्यार करता है। तो जो भगवान के बनाए हुए बंदों से नफरत करेगा उसको भगवान माफ़ करेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं भगवान में अटूट विश्वास है और भगवान ऐसा फैसला करेगा कि ना आरएसएस रहेगी ना बीजेपी रहेगी, ये देश भी रहेगा और यहाँ पे इंसानियत और प्यार का जो सौदा है वो हमेशा चलता रहेगा। ये अटूट संबंध है इस देश का। ये देश बड़ा तो हो सकता है, चाहे पाकिस्तान रल जियो इसमें, चाहे कोई और देश रल जियो, लेकिन मोदी जी की और ये जो आरएसएस की सारी कोशिशें हैं बड़ी बड़ी देश को तोड़ने की, वो कभी कामयाब नहीं। क्या पता चुनाव ना हो हरियाणा में, जो आप कह रहे हो कि पहले चुनाव हो जाएं, जैसे गुजरात में और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिया, ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है हरियाणा में? मुख्यमंत्री के लिए इनके पास बंदा ही नहीं है। मतलब नाश करने के लिए खट्टर साहब से बड़ी आदमी कोई मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। बीजेपी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बीजेपी का इतना नुकसान कर सके। यही काफ़ी है मेरे ख्याल खट्टर साहब बहुत हैं। तो ये थे शमशेर सिंह गोगी। सबसे बड़ी बात ये कह दी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मेरे से पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता और मेरे से बड़ी दावेदारी किसी की नहीं है। और इससे बड़ी बात उन्होंने ये की कि अगर मुझे कांग्रेस हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना देती है तो मैं गुटबाजी को टोटल ख़त्म कर दूंगा, जिसके ऊपर सवाल बहुत बड़ा है कि टोटल गुटबाजी ख़त्म कैसे होगी। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है उनकी मार सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो किस तरह से जो पीछे टीम बनी थी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरा सवाल ये कि जो कुमारी शैलजा है उनका समर्थन जरूर शमशेर सिंह गोगी को मिल सकता है। ये मेरा अपना आकलन है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी देता हूँ जी भाई, किसी को सोनिया गांधी का समर्थन हो, किसी को राहुल गांधी का समर्थन हो, मेरे साथ राजीव गांधी का समर्थन है, ये सारे उसके अंडर हैं।
राजीव गांधी के समर्थन की बात कर रहे हैं, हालांकि वो एक दुखद हादसे में यानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे भी दुखद ये भी बात मानी जाती है कि उनके हत्यारों को कभी कांग्रेस की ही सरकारें फांसी की सज़ा तक नहीं दिलवा पाई। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। कमेंट बॉक्स में जो कुछ चर्चा हुई, जो कुछ बातें हुई, उसके बारे में जो कुछ आप कहना चाहें लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।